दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही आधे लोग कहते हैं नेता और आधे लोग बोल देते हैं अरे वही पप्पू। हाँ भाई, बात हो रही है राहुल गांधी की। अब देखो, राहुल गांधी राहुल गांधी ही हैं। इनके पापा थे राजीव गांधी, जो इंडिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दादी थी इंदिरा गांधी, और वो भी क्या लेवल की पावरफुल पीएम। यानी पैदा होते ही वीआईपी एंट्री मिल गई थी भाई को। इमेजिन करो, जिस घर में पैदा हुए उसी घर से देश चलता था। राहुल गांधी का जन्म हुआ 19 जून 1970 को। उस टाइम उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री थी। मतलब जब बाकी बच्चों को बेटा होमवर्क करो सुनना पड़ता है, राहुल गांधी को शायद बेटा देश संभालना सीखो सुनाया जाता होगा। शुरुआत में उन्हें दिल्ली के एक टॉप स्कूल में डाला गया, फिर देहरादून के डून स्कूल में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पढ़ाई, जिंदगी, फ्यूचर प्लान्स। तभी 1984 आता है और बूम, उनकी दादी की हत्या हो जाती है। अब यह सिर्फ फैमिली ट्रेजेडी नहीं थी, यह देश की प्रधानमंत्री की हत्या थी। और यहीं से राहुल गांधी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी जाती है कि भाई साहब बाहर निकल ही नहीं सकते। स्कूल बंद, नॉर्मल लाइफ बंद, घर में ही टीचर्स आने लगते हैं। सोचो यार, जिस उम्र में बच्चे गली क्रिकेट खेलते हैं, राहुल गांधी उस उम्र में एसपीजी सिक्योरिटी के बीच बड़े हो रहे थे। फिर 1991 आता है और एक और झटका, उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। मतलब दो प्रधानमंत्री परिवार में खो चुके थे। अब सिक्योरिटी का लेवल ऐसा हो गया कि राहुल गांधी को अपना नाम तक बदलना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने राहुल विंची बनकर पढ़ाई की ताकि कोई पहचान ना सके। फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में पढ़े, फिर ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। मतलब पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। हार्वर्ड भी गए थे थोड़े समय के लिए, लेकिन बार बार फैमिली ट्रेजेडी की वजह से सब अधूरा अधूरा सा रहा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है। राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो आराम से कॉर्पोरेट लाइफ जी सकते थे, विदेश में सेटल हो सकते थे, लेकिन फैमिली लेगेसी पीछा नहीं छोड़ती। दादी पीएम, पापा पीएम, मम्मी पॉलिटिकल लीडर। अब बचा कौन? उनकी मां सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुकी थी। राहुल को समझ आ गया था, भाई अब एस्केप पॉसिबल नहीं है। 1999 में वो इंडिया लौटते हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन पूरी तैयारी चल रही थी कमबैक की। राहुल गांधी धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी देखने लगते हैं। गांव, किसान, गरीब, सब। और यहीं से उनके पॉलिटिकल जर्नी की ऑफिशियल एंट्री होने वाली थी। लेकिन असली गेम तो 2004 से शुरू होता है, और वहीं से राहुल गांधी की कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। कहानी पहुंचती है साल 2004 पर। यही वो साल था जब राहुल गांधी ऑफिशियली पॉलिटिक्स के मैदान में उतरते हैं, पहली बार चुनाव लड़ते हैं, और वो भी सीधे अमेठी से। अब अमेठी समझ लो कांग्रेस की वीआईपी सीट। 1967 से वहां कांग्रेस हार ही नहीं रही थी। मतलब जैसे घर की पुरानी कुर्सी, वही जगह, वही इंसान। और राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़ते हैं और सीधा 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। एंट्री ऐसी कि लोग बोले, अरे ये तो नेचुरल बॉर्न विनर है। उसी चुनाव में कांग्रेस भी सत्ता में आ जाती है। सबको लग रहा था कि अब राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। पूरा देश मेंटली तैयार था। ठीक है, फिर से गांधी फैमिली। लेकिन यहीं राहुल गांधी एक बड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं। वो अपनी मां से साफ बोलते हैं, आप पीएम मत बनो। कारण, भाई दादी मारी गई, पापा मारे गए। राहुल को डर था कि कहीं मां के साथ भी कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को रोक दिया और फिर प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। अब सोचो, अगर राहुल चाहते उसी वक्त पावर गेम शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पीछे रहना चुना, खुद स्पॉटलाइट में नहीं आए। इसके बाद राहुल गांधी यूपी घूमते हैं, गांव जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, दलितों से बात करते हैं, यूथ से इंटरैक्ट करते हैं। उनका एक ही लाइन रहता था, कांग्रेस डिवाइड नहीं करती, जोड़ती है। कास्ट हो या रिलीजन, सब बराबर। धीरे धीरे उनकी इमेज सुधरने लगती है। इंग्लिश इंटरव्यूज, काम एटीट्यूड, एजुकेटेड लीडर वाइब। लोग बोलने लगते हैं, अरे यार राहुल गांधी तो ठीक लग रहा है। फिर आता है 2009 इलेक्शन। इस बार राहुल गांधी अमेठी से लगभग 4 लाख वोट से जीतते हैं। मतलब मार्जिन ऑलमोस्ट डबल।
कांग्रेस फिर सरकार बनाती है, मनमोहन सिंह फिर पीएम बनते हैं। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी। लोग जेन्युइनली मानने लगे थे कि फ्यूचर में ये पीएम मटेरियल है। सब स्मूथ चल रहा था। राहुल गांधी स्पीचेस दे रहे थे, यूथ कनेक्ट कर रहे थे, पार्टी मजबूत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ा समय और फिर राहुल गांधी देश संभालेंगे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में लग रहा था सबसे डेंजरस शब्द होता है। अब एंट्री होती है साल 2014 की और इस बार सामने आते हैं नरेंद्र मोदी फुल स्वैग मोड में। मोदी जी कैंपेन शुरू करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं और राहुल गांधी को निकनेम मिल जाता है, शहजादा। अब सीन समझो, एक तरफ चाय वाला, दूसरी तरफ शहजादा। जनता को स्टोरी मिल गई, मीडिया को मसाला मिल गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सिलेबस मिल गया। मोदी खुद को ग्राउंड अप स्ट्रगलर दिखाते हैं, राहुल गांधी एलीट बैकग्राउंड वाले प्रिंस। धीरे धीरे नैरेटिव बनता है, देश को मेहनती इंसान चाहिए, रॉयल किड नहीं। और फिर 2014 इलेक्शन में ऐसा तूफान आता है कि कांग्रेस सीधा 44 सीटों पर सिमट जाती है। राहुल गांधी अपनी सीट जीत जाते हैं, लेकिन पार्टी प्रैक्टिकली वाइप आउट हो जाती है। राहुल गांधी पब्लिक में चिल दिखते हैं, बोलते हैं जनता मालिक है, लेकिन अंदर से उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ हार नहीं है, यह उनके सबसे बड़े डाउनफॉल की शुरुआत है। अब मीडिया राहुल गांधी को कांग्रेस का मेन फेस बना देती है, हार का सारा ब्लेम उन्हीं पर। और यहीं से शुरू होता है मीम्स ईरा, ट्रोलिंग ईरा, पप्पू ईरा। और दोस्तों, असली गिरावट अभी बाकी थी, क्योंकि 2016 में आने वाला था जियो इंटरनेट और उसके बाद राहुल गांधी का डिजिटल ट्रायल शुरू होने वाला था। 2014 की हार के बाद राहुल गांधी को लगा था, चलो ठीक है, अगली बार कमबैक करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली गेम तो अब शुरू होने वाला है। 2016 आते आते इंडिया में रिलायंस जियो का बूम हो गया। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर जेब में इंटरनेट। पहले जो बातें सिर्फ टीवी तक रहती थी, अब वो सीधे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल होने लगी। और यहीं से राहुल गांधी के लिए नाइटमेयर शुरू हुआ। दिन रात मीम्स बनने लगे, पप्पू ये, पप्पू वो, कोई पुराना वीडियो काट कर वायरल कर रहा है, कोई गलत कैप्शन डाल रहा है, कभी आलू से सोना, कभी मशीन से बारिश, और लोग सच मान लेते थे कि ये सब राहुल गांधी ने बोला है। धीरे धीरे देश में नैरेटिव सेट हो गया, मोदी बराबर स्ट्रॉन्ग लीडर, राहुल बराबर कंफ्यूज्ड किड। और राहुल गांधी खुद भी कई बार बोल देते थे, हाँ आपके लिए मैं पप्पू हूं। मतलब आदमी इतना ट्रोल हो चुका था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। इस बीच कांग्रेस पार्टी भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। स्टेट इलेक्शंस हार रहे, ग्राउंड वर्कर्स डिमोटिवेटेड और मीडिया में सिर्फ एक ही लाइन, कांग्रेस खत्म। फिर आता है 2019 का इलेक्शन। इस बार बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ जीतती है और कांग्रेस फिर लगभग साफ, करीब 50 सीटें। लेकिन असली शॉक यहां नहीं था। असल झटका तब लगा जब राहुल गांधी अमेठी हार गए। हाँ, वही अमेठी जहां 1967 से कांग्रेस जीतती आ रही थी। और राहुल गांधी खुद 3 बार जीत चुके थे, लेकिन इस बार हार गए, वो भी स्मृति ईरानी से। ये ऐसा था जैसे क्रिकेट में कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर 10 विकेट से हार जाए। इसके बाद तो मीम्स और तेज हो गए। लोग बोलने लगे, अब तो राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म, कांग्रेस का एंड राहुल गांधी की वजह से हुआ। खुद राहुल गांधी को भी लगने लगा कि शायद वो इस रोल के लिए बने ही नहीं हैं। और फिर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी लगभग गायब ही हो गए। ना बड़े भाषण, ना अग्रेसिव पॉलिटिक्स। लोग बोलने लगे, भाई राहुल गांधी विदेश चले गए, अब वो पॉलिटिक्स छोड़ चुके हैं। सोचो जरा, हार्वर्ड और ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा हुआ इंसान, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी का वारिस, पूरी दुनिया घूम चुका और इंडिया में उसकी इमेज बन चुकी थी कंफ्यूज्ड पप्पू। ये सिर्फ पॉलिटिकल डाउनफॉल नहीं था, ये पर्सनल लेवल पर भी ब्रूटल था। सबको लग रहा था बस अब स्टोरी खत्म, राहुल गांधी बराबर फिनिश्ड चैप्टर। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है। 2022 के सितंबर में राहुल गांधी अचानक अनाउंस करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, लगभग 3570 किलोमीटर पैदल, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लोग हंस रहे थे, मीडिया कवर नहीं कर रही थी, एनालिस्ट्स बोल रहे थे ये सब ड्रामा है, लेकिन राहुल गांधी निकल पड़े।
चलते गए, लोगों से मिलते गए, किसानों से बात, बच्चों से मस्ती, बुजुर्गों को गले लगाना, सब लाइव देखने को मिला। धीरे धीरे क्रोड़ बढ़ने लगा। जो पहले मजाक कर रहे थे वही लोग ज्वाइन करने लगे। और जब ये यात्रा खत्म हुई तो राहुल गांधी बदले हुए इंसान लग रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, पहले वाले राहुल गांधी कहां गए? राहुल बोले, वो राहुल गांधी मर चुका है, उसे भूल जाओ। अब ये डायलॉग फिल्मी लग सकता है, लेकिन सच में उनकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी सब बदल चुका था। लोग पहली बार सीरियसली बोलने लगे, यार राहुल गांधी मैच्योर हो गया है। और यहीं से उनका कमबैक मोड ऑन हो जाता है। लेकिन असली इंपैक्ट दिखा दो 2024 के इलेक्शन में, जहां राहुल गांधी फिर से नेशनल कॉन्वर्सेशन का सेंटर बन जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी बिल्कुल बदले हुए इंसान दिखने लगे। पहले वाला हेजिटेंट राहुल नहीं, अब आंखों में कॉन्फिडेंस, बातों में क्लैरिटी और बॉडी लैंग्वेज में ठहराव। लोग बोलने लगे, भाई ये तो सीरियस लीडर बन गया है। अब राहुल गांधी खुलकर मुद्दे उठाने लगते हैं। बड़े बड़े भाषण, संसद में एग्रेसिव सवाल और सीधा सीधा सरकार पर अटैक। वो बोलते हैं कि देश में सिर्फ बड़े उद्योगपति अमीर हो रहे हैं, आम आदमी पीछे छूट रहा है। बार बार अडानी अंबानी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि सिस्टम सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे मीडिया चाहे इग्नोर करे, लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की क्लिप्स वायरल होने लगी। पहले जहां उनके मीम्स चलते थे, अब उनकी स्पीचेस सर्कुलेट होने लगी। फर्क साफ दिख रहा था। फिर आता है 2024 का चुनाव। बीजेपी का नारा था 400 पार। पूरा माहौल बना दिया गया था कि इस बार इतिहास बनने वाला है। लेकिन रिजल्ट आया और पूरा नैरेटिव हिल गया। कांग्रेस को मिली करीब 99 सीटें, जो 2019 से लगभग डबल थी। बीजेपी 400 तो छोड़ो, 250 के आसपास ही रुक गई। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत गए, रायबरेली और वायनाड। मतलब जिस आदमी को 5 साल पहले फिनिश्ड लीडर कहा जा रहा था, वही आदमी फिर से नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया। इतना ही नहीं, अमेठी, जहां राहुल गांधी 2019 में हारे थे, वहां इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। सिंबॉलिक विक्ट्री थी ये। अब लोग सीरियसली सोचने लगे, यार राहुल गांधी को हल्के में लेना गलती हो सकती है। इसके बाद राहुल गांधी एक और बड़ा मुद्दा उठाते हैं, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन। वो बताते हैं कि कैसे चुनाव से पहले बड़े नेताओं के स्टेटमेंट से मार्केट ऊपर गई, लोगों ने इन्वेस्ट किया और फिर अचानक क्रैश हो गया। उनका कहना था, बड़े लोगों ने पैसा बनाया, छोटे इन्वेस्टर्स फंस गए। यह मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी पूरी तरह एक्सप्लोड नहीं हुआ। और फिर आया असली बॉम्ब, वोट चोरी। राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठा दिया, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसपेरेंसी, सब पर। और मजे की बात यह थी कि सामने से कोई सॉलिड जवाब नहीं आ रहा था। जब जवाब नहीं आता तो जनता अपने आप सोचने लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। अब इसी टाइम बिहार चुनाव की चर्चाएं तेज हो गईं और अचानक बिहार में महिलाओं के खातों में पैसे डालने की घोषणाएं होने लगीं। साफ दिख रहा था कि प्रेशर बन चुका है। आज राहुल गांधी सिर्फ ऑपोजिशन लीडर नहीं लगते, आज वो एजेंडा सेट करते दिख रहे हैं। जो आदमी कभी पप्पू कहा जाता था, आज वही आदमी संसद में सबसे शार्प सवाल पूछ रहा है। उनकी इमेज धीरे धीरे रीबिल्ड हो रही है। यूथ फिर से कनेक्ट कर रहा है, ग्राउंड लेवल वर्कर्स वापस एक्टिवेट हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, राहुल गांधी खुद अब पीएम बनने की जल्दबाजी में नहीं दिखते। वो बस लगातार काम कर रहे हैं। शायद उन्हें समझ आ गया है, पॉलिटिक्स स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या राहुल गांधी सच में भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या 2029 में यह होगा या उसके बाद? इतिहास गवाह है, जिसने सबसे ज्यादा गिरावट देखी होती है, वही इंसान कमबैक को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता है। राहुल गांधी की कहानी यही सिखाती है, हार के बाद अगर इंसान खुद को बदल ले तो वही हार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल सीधा सा है, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस सच में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी, या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी पूरा गेम ही पलट देगी? राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता दोस्त। यहां आज का लूजर कल का विनर बन सकता है। आप क्या सोचते हो, 2029 में किसकी सरकार?
कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल से जुड़े रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।